यह कहानी है 2000 वर्ष पुरानी, जब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध हुआ करता था। आज हम बात करेंगे सिकंदर महान के बारे में। इतिहास में यह लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। हालांकि आप जानना चाहेंगे कि आखिर युद्ध कैसे, कब, कहां और क्यों हुआ था। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। जब सिकंदर ईरान के आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों की वीर सेनाओं ने पेशावर के सिकंदर की सेना को भयानक टक्कर दी। मत्स्यराज राज की तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गई, पर धूर्त और धोखे से वार करके यूनानियों ने मत्स्यराज को सामने संधि का नाटक करके उस पर रात में हमला किया और राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गांधार तक्षशिला पर आक्रमण किया। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्भी ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि उसी पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त सेना के साथ उसने सहायता की थी। सिकंदर के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। पोरस का साम्राज्य। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस को स्वयं संभरवल उपजाति का था और खुखरायन जाति समूह का एक हिस्सा था। सिंधु और झेलम को पार किए बिना पोरस के राज्य में पैर रखना असंभव था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़े पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना ने 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंधी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद
नदी में बाढ़ आ गई थी। राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यौनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यौनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा कर सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर को सेना से जमकर सामना करना पड़ा। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यौनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुपफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, बल्कि यह एक आर्य राजा का छात्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं न मारा जाए। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस पार रसद और मदद की भी कोई कामना नहीं थी। मीलों का सफ़र तय करने आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा। आते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को बीतता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिम सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अंततः सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा यह है कि मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। दूसरी ये कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तो उस रास्ते में मेरे इकट्ठा किए हुए खजाने में से सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर बिखेरे जाएं। और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा कि मेरे दोनों हाथ ताबूत में से बाहर दिखाई देने चाहिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य का मानना है कि उसकी जश्न के दौरान गुप्त तरीके से हत्या कर दी गई।